सत्याग्रह। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। स्वागत है आपका सबसे दमदार न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह। आज हम आपको दिखाएंगे अग्निवीरों के जातीय प्रमाण पत्र के नाम पर कौन बिछा रहा है अपनी राजनीति की बिसात। साथ ही आपको बताएंगे 5 घंटे तक 150 से ज्यादा छात्रों ने क्यों खुद को किए रखा हॉस्टल में बंद। लेकिन सत्याग्रह में सबसे पहले बात आज शिकंजे में आए लुलु मॉल में नमाज के बहाने समाज की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों की। राजधानी लखनऊ के लोगों को 13 जुलाई को एक शानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लुलु मॉल की सौगात मिली थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से राजधानी का ये मॉल मजहबी टकराव का अखाड़ा बन गया था, क्योंकि एक नहीं बल्कि दो बार मॉल के अंदर नमाज की तस्वीरें वायरल हो गई थी। बस तभी से इस मॉल को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे कि एक सार्वजनिक स्थान पर आखिर किसने धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश रची थी। लेकिन शॉपिंग मॉल के बहाने मजहबी उन्माद फैलाने वालों पर सीएम की सख्ती के बाद आज लखनऊ पुलिस ने नमाज का वीडियो वायरल करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आतिफ, रेहान, नोमान, लुकमान, यही वो 4 नाम जिनकी हरकत की वजह से राजधानी लखनऊ को मिला नया नवेला शॉपिंग मॉल। गलत वजहों से सुर्खियों में आ गया। ये वही 4 शख्स हैं जिन्होंने अपने 5 और साथियों के साथ लुलु मॉल में नमाज पढ़ी और नमाज की तस्वीरें वायरल होने के बाद लुलु मॉल को लेकर बहस छिड़ गई। लेकिन अब 9 में से ये 4 आरोपी लखनऊ पुलिस की गिरफ्त में हैं। जिन लोगों के द्वारा बिना किसी अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर लुलु मॉल के एक जगह पर नमाज अदा की गई थी, उनके 4 लोगों को सीसीटीवी फुटेज एवं सर्विलांस के तहत चिन्हित किया गया। उनको, जिनके नाम क्रमशः मोहम्मद लुकमान, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद आतिफ खान और मोहम्मद नोमान है, इनको डिटेन करके जुडिशियल कस्टडी हेतु उचित धाराओं में भेजा गया है। दरअसल 13 जुलाई को लुलु मॉल के उद्घाटन के बाद लगातार 2 दिन मॉल में नमाज की तस्वीरें वायरल होने के बाद से मॉल में धार्मिक क्रियाकलापों को लेकर बहस छिड़ गई थी। लेकिन सोमवार को हुई एक बैठक के दौरान जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सख्त रवैया अपनाया तो लखनऊ प्रशासन हरकत में आ गया। लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के बाद मजहब के नाम पर हंगामा खड़े करने वाले 9 आरोपियों में से गिरफ्तार 4 आरोपी एक ही इलाके खुर्रम नगर के रहने वाले हैं, जिसमें से नोमान और लुकमान सगे भाई हैं। और अब पुलिस इस मामले के बाकी 5 आरोपियों की तलाश में जुटी है, जबकि गिरफ्त में आए 4 आरोपियों से अब इस बात की पूछताछ की जा रही है कि क्या शॉपिंग मॉल में नमाज पढ़ना इनकी शरारत थी या इसके पीछे माहौल बिगाड़ने की कोई बड़ी साजिश है। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल करने वालों की धरपकड़ तो शुरू कर दी गई, लेकिन लखनऊ में आज भी लुलु मॉल के बाहर उस वक्त हंगामा हो गया जब हमेशा सुर्खियों में रहने वाले अयोध्या की तपस्वी छावनी के आचार्य परमहंस दास आज लखनऊ के लुलु मॉल पर आ धमके। आचार्य परमहंस दास मॉल के भीतर जाने की कोशिश करने लगे, जिस पर मॉल की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें मॉल के अंदर प्रवेश करने से रोक दिया। इसके बाद वहां पर हंगामा हो गया। परमहंस दास का कहना था कि वो मॉल का शुद्धिकरण करना चाहते थे, जिस पर मौके पर मौजूद पुलिस ने परमहंस दास को हिरासत में ले लिया। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी है। आलमबाग बस अड्डे में मारपीट करने वाली अधिकारी का तबादला। आलमबाग बस अड्डे की स्टेशन इंचार्ज ज्योति अवस्थी का तबादला हो गया है। बड़ी जानकारी आपके सामने है। यात्री के साथ मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ था। यात्री को अपने अन्य कर्मियों के साथ दौड़ा कर पीटा गया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, स्टेशन इंचार्ज ज्योति अवस्थी का तबादला हो गया है। आलमबाग बस अड्डे में मारपीट करने वाली अधिकारी का तबादला हुआ है। एक वीडियो सामने आया था, देखिए वो वीडियो भी इस वक्त हम आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां जो स्टेशन इंचार्ज जो कि 20 साल से यहां पर तैनात थी, उनका तबादला कर दिया गया है, क्योंकि एक शख्स को यहां वो पूरी तरीके से पीटती हुई नजर आई थी।
ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ और उसके बाद देखिए एक्शन किस तरीके से हुआ है। ये लखनऊ से बड़ी जानकारी है। आलमबाग बस अड्डे में मारपीट करने वाले अधिकारी का तबादला हुआ और इसी पर हमारे साथी विवेक जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। विवेक, ये मारपीट का जो वीडियो है ये वायरल हुआ, उसके बाद एक्शन हुआ, अब अधिकारी का तबादला कर दिया गया है, क्या जानकारी है पूरी विवेक? देखिए, ये आलमबाग बस अड्डे की इंचार्ज थी ज्योति अवस्थी और इनके खिलाफ पहले भी बहुत सारी शिकायतें थी। 19 मार्च को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वो मारपीट करते हुए दिख रही थी। दरअसल परिवहन निगम मुख्यालय में इस वीडियो की चर्चा रही, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। यात्री की गलती बस इतनी थी कि वो जहां जाना चाहता था अचानक उसकी बस को निरस्त कर दिया गया। इसको लेकर वो अपनी शिकायत दर्ज कराने गया था। वहां जहां जिस काउंटर में शिकायत दर्ज होती है वहां उसने बात करने की कोशिश की तो इस बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद के बाद जो डिपो की इंचार्ज है वो ज्योति अवस्थी वहां आ गई और उनके सहयोगी आ गए। उन्होंने यात्री को परिसर में ही पकड़कर बुरी तरह से पीटा। इसी दौरान किसी ने उनका वीडियो बना लिया, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये वीडियो वायरल होने के बाद जो अधिकारी हैं, जो क्षेत्रीय प्रबंधक हैं पीके बोस, उन्होंने कहा कि इसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। आज जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें इनको दोषी ठहराते हुए फिलहाल उपनगरीय बस डिपो में ट्रांसफर कर दिया गया। और एक खास बात ये भी है कि ज्योति चर्चित रही है काफी मारपीट के मामले में। पहले कुछ महीने पहले ही एक पत्रकार से भी उन्होंने अभद्रता की थी। विवेक, जब पहले भी इसी तरीके के मामले सामने आ चुके हैं तो क्या कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई या फिर सिर्फ इस बार की तरह ही तबादला मात्र ही रह जाएगा? देखिए, इसके पहले जो भी मामले आए उसमें एक तो शिकायतकर्ता साक्ष्य नहीं दे सके, ये उनका बहाना था। जो जांच करता है उनका बहाना था कि वो अपने जो आरोप लगा रहे हैं उसके पक्ष में कोई गवाह नहीं पेश कर सके। लेकिन आज जो 19 मार्च को जो वीडियो वायरल हुआ था 19 तारीख को, उसमें 19 मार्च का ये वीडियो है, यानी बहुत पुराना वीडियो है। अब जो वायरल हुआ तब ये पता चला कि मारपीट हुई थी और ज्योति ने पीटा था। हालांकि ये अभी सोर्स नहीं बता रहे हैं हमारे कि वो वीडियो इतना पुराना है तो अब क्यों वायरल किया गया। क्या इसके पीछे कोई वहां पर जो परिवहन विभाग के लोग हैं उनकी आपस की तनातनी है, कोई आपस की बात है, जो झगड़े चलते हैं उसको लेकर वीडियो वायरल किया। लेकिन फिलहाल ज्योति काफी रसूखदार थी, उनका गाजियाबाद भी तबादला हुआ था, उन्होंने अपने जुगाड़ से निरस्त करा लिया। अंततः जब ये वीडियो वायरल हुआ है तो उनकी गर्दन नपी है, फंसी है। पहले भी कई शिकायतें मिली थी विवेक, और सही जानकारी आप दे रहे हैं। पहले भी कई शिकायतें मिली थी, कई खामियां मिली, लेकिन रसूख इतना ज्यादा प्रभाव जिसकी वजह से एक्शन नहीं हो पाया। अब तबादला कर दिया गया है। बीपी गंगा की खबर का भी असर हुआ। बहुत शुक्रिया आपका विवेक पूरी जानकारी के लिए। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात स्वास्थ्य विभाग और लोक निर्माण विभाग में तबादलों में हुई मनमानी और गड़बड़ी की। कल लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरों के तबादले में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद मंत्री जितेंद्र प्रसाद के ओएसडी पर कार्रवाई हुई थी और इस मामले के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों के मंत्रियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी यूपी सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो नीति तैयार की है उसी के मुताबिक तबादले किए जाएं। यूपी सरकार के 2 विभागों में हुए तबादलों में गड़बड़ी और शिकायत के मामले सामने आने के बाद अब तबादलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों के मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि विभागों में होने वाले तबादलों को लेकर पूरी पारदर्शिता बरती जाए ताकि सरकार और विभाग की छवि पर कोई भी उंगली न उठा सके। दरअसल कुछ दिनों पहले ही स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों के तबादलों में मनमानी को लेकर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक की नाराजगी के बाद अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद से सीएम योगी ने जवाब तलब किया था और अब लोक निर्माण विभाग में इंजीनियर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग में गड़बड़ी पर पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद के ओएसडी को हटाकर जांच के आदेश देने के साथ ही विभाग के 3 और अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। अब देखिए, पोस्टिंग ट्रांसफर को लेकर, तबादलों को लेकर सीएम योगी कितने सख्त हैं इसका अंदाजा आपको इस रिपोर्ट से हो गया होगा। आपको सीधे लिए चलते लखनऊ, वहां से हमारे साथी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनुभव, 2-2 के कह दिया है कि जो नियम कायदे बने हैं उन्हीं नियम कायदों के अंतर्गत ही पोस्टिंग ट्रांसफर किए जाएंगे। अगर उन नियमों के खिलाफ जाकर के कोई ट्रांसफर करता है तो फिर कार्रवाई निश्चित है, तय है। अनुभव, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कहां से ये बात शुरू हुई। पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादले हुए तो बहुत सारी गड़बड़ियां या हम क्या भ्रष्टाचार सामने आया।
मुख्यमंत्री को जब पता चला, उनके संज्ञान में आया तो कमेटी बनाई और जांच कमेटी को समय दिया। उसने अपना जो जांच रिपोर्ट है वो जब मुख्यमंत्री को सौंपी, उसके बाद साफ तौर पर कल ही जो ओएसडी थे, जो हम कहें कि केंद्र सरकार से आए थे प्रतिनियुक्ति पर, जय कुमार पांडे, उनको तो तुरंत कारमुक्त कर दिया गया। यानी जहां से वो आए थे उन्हें वापस भेज दिया गया और साथ ही साथ विजिलेंस जांच के भी आदेश दे दिए गए थे। लेकिन सवाल ये था कि भाई ओएसडी तो ट्रांसफर करता नहीं। जब ट्रांसफर सीजन होता है तो जो एचओडी है, ईएनसी हम के विभागाध्यक्ष है, वो ट्रांसफर करता है। जो सिग्नेचर होता है ना ट्रांसफर लिस्ट पे, उस पर यही लोग दस्तखत करते हैं। उसके बाद जब एबीपी गंगा ने और पड़ताल की तो ये जानकारी सामने आई कि जो संस्तुति की है, जो रिपोर्ट सौंपी है जांच कमेटी ने, उसमें साफ तौर पर मनोज गुप्ता, जिसको हम कहें कि जो एचओडी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, फिर ईएनसी राकेश सक्सेना और इसके अलावा जो स्टाफ अफसर है शैलेंद्र यादव, ये तीन भी कहीं ना कहीं उसमें उस जांच समिति ने इनके भी नाम लिखे हैं और साफ तौर पर कहा कि इनकी भी संलिप्तता है, इनके बगैर तो ये हो ही नहीं सकता था। इसलिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की संस्तुति है और एक दिन में आज कल कहीं ना कहीं जल्द आदेश इनका भी जारी होगा। एक और अभी थोड़ी देर पहले एक और आदेश जारी हुआ है और एक वहाँ पर अगर हम कहें प्रधान सहायक तो पद पर तैनात है, 12 वर्षों से चौरसिया, वो वहाँ पर तैनात, और उसके बावजूद जब तबादला हो गया उसके बावजूद उस पटल को नहीं छोड़ा, उसी पटल पर काम कर रहे थे। और जो ये तबादलों में गड़बड़ियाँ हुई उसमें उनकी भी भूमिका है, तो उनको भी हटाया, अभी अभी उनको निलंबित किया है। वो भी एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को खबर दिखाई। तो ये तो पीडब्ल्यूडी में जो तबादलों में गड़बड़ियाँ हुई उस पर मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया। और आज जब मंत्री परिषद की बैठक हुई तो मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री समेत 53 मंत्री हैं सरकार में, सभी से ये कहा कि देखिए, जब भी ट्रांसफर करिए, पोस्टिंग करिए, कोई नई नियुक्ति अपॉइंटमेंट करिए तो पारदर्शिता का, बहुत बारीकियों का ख्याल रखिए, नियम कायदों का ख्याल रखिए और किसी को भी बख्शा छोड़ा तो जाएगा नहीं। जहां पर भी गड़बड़ी सामने आती है, जहां पर गलत तरीके से ट्रांसफर किए जाएंगे, वहां पर सभी को हटाया भी जाएगा, एक्शन भी लिया जाएगा। सीएम योगी ने आज की बैठक में कहा है। शुक्रिया आपका अनुभव, पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब फटाफट अंदाज में देखते हैं इस वक्त की टॉप 7 खबरें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संसद भवन में पीएम मोदी से की मुलाकात। दिल्ली दौरे पर हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया। संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने किया हंगामा, महंगाई को लेकर नारेबाजी। संसद भवन परिसर में महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष का प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी नारेबाजी की। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने दाखिल किया नामांकन। राहुल गांधी, शरद पवार, सीताराम येचुरी समेत विपक्ष के कई नेता मौजूद रखे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए घर की तैयारी पूरी। 12 जनपद में है घर। इसी महीने 24 जुलाई को राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल खत्म हो रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,528 नए मामले रिपोर्ट किए गए। 25 मरीजों की जान गई है। 16,113 रिकवर हुए। अग्निपथ योजना को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए। भर्ती होने से पहले ही नया विवाद शुरू हो गया है और इस बार बवाल की वजह कुछ अलग है, जिस पर उठे सवालों ने सियासी गलियारों में भी हलचल तेज कर दी है। अग्निपथ योजना को लेकर घमासान फिर से तेज हो चुका है, लेकिन इस बार सवाल योजना पर नहीं बल्कि जाति की जकड़न का है। इस बार विवाद की वजह बना है सेना भर्ती के फॉर्म में जाति प्रमाण पत्र का कॉलम, जिस पर विपक्ष ने सवाल पूछा कि देश की सेना में अग्निवीर तैयार होंगे या जातिवीर। सेना में सेहत देखी जाती है, ताकत देखी जाती है, उसकी क्षमता देखी जाती है। क्या मंशा है? मनसा साफ है, जातिवादी मानसिकता है सरकार की। दरअसल अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती निकली ही थी। पहले जहां 4 साल की नौकरी पर सवाल था, अब जाति पर बवाल है। बहुत ही खिलवाड़ राष्ट्र की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के साथ अग्निपथ के नाम पे हो रहा है। 2013 में ही एक सत्य पत्र अर्थात एफिडेविट सबमिट करके भारत की सेना ने सुप्रीम कोर्ट में अपने मत को स्पष्ट किया था और कहा था कि देयर इज नो रोल इन द सिलेक्शन प्रोसेस एज फार एज कास्ट इज कंसर्न।
कोई रोल नहीं है, कोई भी इसमें धर्म और कास्ट के आधार पर सिलेक्शन का रोल नहीं है। इस विवाद की शुरुआत आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने की। उन्होंने फॉर्म का स्क्रीनशॉट शेयर कर जाति के कॉलम पर सवाल उठाए तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जवाब दिया। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी, माने आज़ादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक की चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रक्षा मंत्री के इस जवाब से भी सियासत थमती नहीं दिख रही। विपक्ष ने सवालों की बौछार कर दी है तो वहीं अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मामला हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन अब नए विवाद के बाद सियासी गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लाख कोशिशों के बाद दबंगों की हेकड़ी जस के तस कायम है, जिसका ताजा उदाहरण देश की राजधानी दिल्ली से सटे जिले गाजियाबाद से सामने आया है। बिल्कुल, जहां मामूली सी बात पर एक शख्स ने भाजपा नेता पर बंदूक तान दी। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। गाजियाबाद से दिन दहाड़े दबंगई की इन तस्वीरों ने सबके होश उड़ा दिए। यहाँ मामूली बात पर एक शख्स ने भाजपा नेता पर पिस्टल तान दी। काफी देर तक यह हंगामा होता रहा। पिस्टल निकाल ली गई और दिन दहाड़े ये युवक भाजपा नेता को धमकाता रहा। ये मामला गाजियाबाद के मसूरी इलाके का है, जहां अपनी पत्नी और बहन को परीक्षा दिलाने जा रहे भाजपा नेता की कार पीछे से दूसरी कार से टकरा गई थी। अपनी गलती के बावजूद ये शख्स गाड़ी से निकलकर भाजपा नेता से भिड़ता है और भाजपा किसान मोर्चा के महामंत्री अनुराग कौशिक से न सिर्फ हाथापाई करता है बल्कि दिन दहाड़े पिस्टल तान देता है। जिस समय वह शख्स अपने परिवार के साथ जा रहा था, तभी उसकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से हल्की फुल्की टकरा गई तो युवक इतना गुस्से में आ गया कि उसने शख्स के ऊपर पिस्टल तान दी। जिस शख्स के ऊपर पिस्टल तानी उसका नाम है अनुराग कौशिक और बीजेपी के नेता है। बीच सड़क पर यह हंगामा काफी देर तक हुआ। हालांकि ज्यादा भीड़ जुटने के बाद पिस्टल से धमकाने वाला शख्स मौके से फरार हो जाता है। अब भाजपा नेता अनुराग कौशिक ने पूरे मामले की शिकायत मसूरी थाना पुलिस से की है। बाद जो अनुराग कौशिक हैं उनसे एक एप्लीकेशन लेके एक मुकदमा इसमें पंजीकृत कर लिया गया है और संबंधित जो व्यक्ति है उसकी भी पहचान के प्राथमिक प्रयास किए गए हैं, जिसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं। बाकी विवेचना प्रचलित है और जो भी चीज़ें आगे बढ़ती आएंगी उनके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। एबीपी गंगा के लिए गाजियाबाद से शक्ति सिंह की रिपोर्ट। और चलिए अब बात मेरठ की, जहां सीएम योगी के आदेश का ऐसा असर है कि माफिया सदमे में आ गए, क्योंकि ऐसे माफियाओं पर कानून का ऐसा हंटर चल रहा है जिससे बड़े से बड़ा माफिया भी सख्ते में आ गया। अवैध रूप से अर्जित किया गया था, जिसे कुर्क किया गया है, जिलाधिकारी महोदय के आदेश के द्वारा जब्त किया गया है और श्रीमान साइफुल कैंट को इसका प्रशासक नियुक्त किया गया है। योगी राज में माफियाओं के पसीने छूट गए हैं, जिसकी गवाही मेरठ से आई ये तस्वीरें दे रही हैं, जहां जेल में बंद वाहन कटान माफिया अजहरुद्दीन पर एक और बड़ी कार्रवाई हुई है और लगभग 1 करोड़ के 2 मकानों को पुलिस ने कुर्क कर लिया। आज 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की जो संपत्ति है उसको मेरठ पुलिस ने कुर्क कर लिया है। अजहरुद्दीन उर्फ अज्जू ने सैकड़ों वाहन चोरी किए और उनको सोतीगंज में ठिकाने लगा दिया और उसके दम पर करोड़ों रुपए की जो काली कमाई है वो की और अब मेरठ पुलिस एक एक पाई का जो हिसाब है वो यहां पर लेती हुई नजर आ रही है। थापर नगर और पटेल नगर के दोनों मकानों को कुर्क कर पुलिस ने वाहन कटान माफियाओं को कड़ा संदेश दिया है। काली कमाई से करोड़ों कमाने वाले अजहरुद्दीन की 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पुलिस कुर्क कर चुकी है। सोतीगंज में जो वाहन चोरी वाहन कटान का अवैध रूप से काम चलता था, उसी का एक बड़ा गैंगस्टर था और उसी के ऊपर आज फिर से एक 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। दरअसल अजहरुद्दीन शाकिर उर्फ दद्दू गैंग का सदस्य माना जाता है। इस गैंग ने हजारों चोरी की गाड़ियां सोतीगंज में इकट्ठा रखी थी। पुलिस ने न सिर्फ सोतीगंज को बंद कराया बल्कि इन माफियाओं की कमर तोड़ दी है, जिनका सिंडिकेट यूपी के आसपास के राज्यों के अलावा नेपाल तक फैला हुआ था।
जिस तरीके से भले ही एक बड़ा गैंग बनाकर, बड़ा एक सिंडिकेट बनाकर इन माफिया ने, जराइम की दुनिया के बड़े नामों ने और वाहन कटर माफियाओं ने अपना एक बड़ा सिंडिकेट चलाया हो, लेकिन मेरठ पुलिस लगातार उस सिंडिकेट को तोड़ने का काम कर रही है। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि केंद्र सरकार की एमएसपी कमेटी में एसकेएम नहीं होगा शामिल। एमएसपी कमेटी के अध्यक्ष संजय अग्रवाल के नाम पर आपत्ति है। सरकारी संस्थाओं से जुड़े नामों को सदस्य बनाने से नाराजगी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कमेटी की वैधानिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कृषि कानून का ड्राफ्ट बनाने वाले लोग कमेटी के मेंबर हैं, ये संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। बिल्कुल, और ये बात पहली बार नहीं उठी है, इससे पहले भी इस बात को उठाया जा चुका है। एमएसपी कमेटी के अध्यक्ष संजय अग्रवाल के नाम पर आपत्ति जताई है और कहना है कि सरकारी संस्थाओं से जुड़े नामों को सदस्य बनाने से उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कमेटी की वैधानिकता पर भी सवाल उठाए हैं। कृषि कानून का ड्राफ्ट बनाने वाले लोग कमेटी के सदस्य हैं, ये कहना है संयुक्त किसान मोर्चा का, जिसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है, सवाल उठाए हैं। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। केंद्र सरकार की एमएसपी कमेटी का गठन हो गया है। केंद्र की सरकार ने अपना वादा पूरा किया एमएसपी कमेटी का गठन करके, लेकिन इसको लेकर अब संयुक्त किसान मोर्चा नाराज है, आपत्ति जाहिर कर रहा है और संयुक्त किसान मोर्चा शामिल नहीं होगा। ये जान लीजिए आप, एमएसपी कमेटी के अध्यक्ष संजय अग्रवाल की मौजूदगी को लेकर उनके नाम पर आपत्ति जाहिर की गई है। सरकारी संस्थाओं से जुड़े नामों को सदस्य बनाए जाने से इनकी नाराजगी है और इसी पर हमारे साथी अविनाश जुड़ चुके अधिक जानकारियों के साथ में। अविनाश, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, किन किन पॉइंट्स को लेकर उनको दिक्कत है, जरा बताएं अविनाश। देखिए, अगर बात करें तो संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले तो ये निर्णय लिया है कि वो इस कमेटी में अपने कोई भी प्रतिनिधि को नहीं भेजेगा। इसके बाद में अगर बात करें, संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ तौर पे कहा है कि जब सरकार ने पहले संयुक्त किसान मोर्चा से 24 मार्च 2022 को इस बारे में पूछा था, तभी संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट कर दिया था कि इसमें संगठन और पदाधिकारियों को शामिल किया जाएगा जो कि अध्यक्ष हो। और इसके साथ साथ अगर बात करें टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी इसका बताया जाएगा क्या रहेगा, किस तरीके से इसको लागू किया जाएगा, कैसे आगे इस पर काम किया जाएगा, इन तमाम सारी चीजों को लेकर उसमें सरकार से ठीक है, यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी आपको। राकेश टिकैत हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राकेश टिकैत जी, सबसे पहले तो मैं आप ही से जानने की कोशिश करूंगी क्या क्या आपके पॉइंट्स है, किन पॉइंट्स पर आपको दिक्कत है? दिक्कत पॉइंट से नहीं, दिक्कत आदमी से है। ये सारे लोग वही तो लिए हैं कि जो इसका 3 कानूनों का समर्थन कर रहे थे और हमें आगे कमेटी निर्णय क्या लेगी उसका पता है। ये तो सरकार के ही तो लोग हैं ना, सारे किसानों के नाम पे भी सरकारों के लोग हैं सारे के सारे। और इसमें एमएसपी गारंटी कानून का कोई इसमें जिक्र नहीं है जी। इसमें है कि और कैसे लाभकारी मूल्य दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, वो तो साफ है ना। कमेटी कहाँ जरूरत है, आप उससे एमएसपी गारंटी कानून बना दो और कमेटी बनाओ कैसे उस कानूनों को प्रभावी करना है। ये मतलब सब ये पक्षधर हैं, सब सरकार के पक्षधर रहेंगे जी। टिकैत जी, कौन कौन से वो नाम है राकेश टिकैत जी, जरा बता दें आप ही, थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी दर्शकों को। कौन कौन से नाम जिनको लेकर आपको आपत्ति है टिकैत साहब? अच्छा, सारे नाम सही कौन है वो बता दो, आप भी बता दो। अच्छा, ये एमएसपी कमेटी के अध्यक्ष संजय अग्रवाल को लेकर आपने आपत्ति जाहिर की है। ये वो है कि जो 3 कानून बने थे जी, ये उस टाइम पे अधिकारी थे और उसका पूरा समर्थन इन्होंने किया था, इन्होंने लागू किया था वो। अच्छा, हाँ, लेकिन सरकार ने तो जो वादा किया था आपसे टिकैत साहब की कमेटी का गठन करेंगे, और देखिए कमेटी का गठन तो कर दिया है। अब ये कहा जा रहा है कि अब एक स्टेप आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ये कमेटी का गठन भी करेंगे और इसको निरस्त भी करेंगे कि ये कमेटी ठीक है, कमेटी। अच्छा, अगला आपका कदम क्या, अब आगे क्या करेंगे टिकैत साहब? हमें ये है कि कमेटी एक कमेटी नहीं मंजूर है। आप तो रखो ना, जितने लोग इनके रख रहे इतने आप हमारे रख लो, मतलब हमारे संयुक्त मोर्चे के 3 रखोगे और वैसे आप 8-10 रखोगे, फिर बहुमत के आधार पे कह दोगे कि बहुमत के आधार पे ये हुआ है। अच्छा, आप इस कमेटी में शामिल नहीं होंगे, आप ये कह रहे हैं आप नहीं शामिल होंगे? हम नहीं होंगे शामिल। ठीक है, शुक्रिया आपका राकेश टिकैत जी, हमसे बातचीत के लिए भी और अपनी बात रखने के लिए भी। तो राकेश टिकैत को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम नहीं शामिल होंगे।
एमएसपी कमेटी में और साफ तौर से उन्होंने कहा कि अपने ही लोगों को रख लिया है, राजनीतिकरण इसका किया जा रहा है, जो कि गलत है। पहले भी आपत्ति थी इस मसले को लेकर और अब भी आपत्ति है, शामिल नहीं होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कमेटी की वैधानिकता पर सवाल खड़े किए हैं। राकेश टिकैत भी कह रहे थे जिन नामों को नहीं रखना था उन नामों को शामिल किया गया है, उन लोगों को रखा गया है। इतने लोग अगर हमारे रखे होते तो फिर कुछ बात बनती। बिल्कुल, राकेश टिकैत को आपने सुना, क्या बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई, लेकिन एक बात उन्होंने साफ कर दी कि वो किसी भी तरीके से इसको नहीं मानते हैं और ना ही वो इसमें शामिल होने वाले हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से अगला कदम क्या रहता है। और सत्याग्रह में अब रुक करते हैं अगली खबर का। कहते हैं गरीबी क्या नहीं करवाती। वाराणसी से ऐसी ही घटना सामने आई जिसमें चोर ने पुलिस को बताया कि उसने आर्थिक तंगी की वजह से चोरी की। वाराणसी के जिस ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई थी, दावा किया गया कि सर्राफा कारोबारी की आंख में मिर्ची पाउडर डालकर 90,000 के सोने के गहने की लूट हुई थी। इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिए। वाराणसी के रोहनिया थाने में शुक्रवार को ज्वेलरी शॉप में लूट हुई थी। पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए लुटेरे को पकड़ लिया। पकड़े जाने पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले प्रद्युम्न पटेल गिरफ्तार किया गया तो पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और उसने ये चोरी पैसे की तंगी की वजह से की है। जिसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। गर्भवती पत्नी के इलाज के लिए किसी का लुटेरा बन जाना दरअसल सरकार की विफलता का विषय है। जो सरकार गरीब जनता का इलाज नहीं करवा सकती है, उसने बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है। इस घटना के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। इस परिस्थिति जन्य अपराध के लिए भाजपा सरकार अपराधी है। एबीपी गंगा ने प्रद्युम्न के घर पर स्थिति जानने की कोशिश की तो ना तो परिवार के किसी सदस्य ने और ना ही गाँव वालों ने इस मसले पर कोई बात की। लूट की घटना हुई है और लूट की घटना जिस घर के व्यक्ति ने की वो घर आपके सामने है। ये देखिए, ये जो सामने आपको ये घर दिखाई दे रहा होगा, प्रद्युम्न पटेल यहीं इसी घर का रहने वाला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पत्नी की अगर तबीयत खराब है, अगर इलाज कराने के लिए लूट जैसी संगीन वारदात को अपनाना पड़े तो आखिर उसके मन में क्या है। तो अब ये जो घटना हुई है, इस घटना कहें इसे या फिर इसे लूट कहें, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन कुल मिलाकर इस घटना पर कुल मिलाकर अगर देखें तो यहाँ पर राजनीति भी हो रही है, बयानबाजी भी हो रही है। नीतीश पांडे वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। नीतीश, जो घटना सामने आई, लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन वजह थी अपनी पत्नी का इलाज कराना। लेकिन जो अखिलेश यादव का ट्वीट आया है, सियासी तौर पर जो उन्होंने तंज कसा है, वो बहुत कुछ बताता है। निश्चित तौर पे, और इस पूरे मामले को राजनीति करने से जोड़कर देखा जाए तो गलत नहीं होगा। जिस तरह से मैं करनादाढ़ी गांव गया, रोहनिया थाना क्षेत्र में ये गांव पड़ता है, और जिस प्रद्युम्न पटेल ने पुलिस को जिस स्थिति से रूबरू कराया था कि इस वजह से मैंने इस लूट की घटना को अंजाम दिया है, ऐसी स्थिति पूर्ण रूप से मुझे गांव में कहीं दिखाई नहीं दी। आपको बता दें कि जिस घर में मैं गया था वहां पर उनका प्रद्युम्न पटेल जो आरोपी है, उसके पिता से जब मैंने बातचीत की, कैमरे पर आने से साफ तौर पर मना कर दिया। लेकिन बिना कैमरे के जब बातचीत की तो उनका ये कहना था कि हम लोग ईंट पत्थर वाले लोग हैं, काम करना चाहिए। पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया जो उन्होंने इस घटना को अंजाम दे दिया। पत्नी गर्भवती थी, ये सत्य है, लेकिन पैसे की ऐसी तंगी नहीं थी कि इस तरह की घटना को अपनाना पड़े। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पैसे की तंगी थी तो आप काम कर सकते थे, आप युवा हो, आप काम कर सकते थे। आप योजनाओं का जिक्र जो आम जनता की जबान से सुनते हो, उन योजनाओं को कहीं ना कहीं जानने के बाद उनका उपयोग कर सकते थे। लेकिन आप क्राइम को अपना लें, ये कहीं भी अच्छी बात नहीं, ये सही बात नहीं। हालांकि जो आरोपी है उसका कोई क्राइम का हिस्ट्री नहीं है, लेकिन इसने जिस तरह से जो आरोपी है उसकी पूरी घटना को देखें तो वो 13 तारीख को जो ज्वेलरी शॉप है वहाँ पर लॉकेट बेचने जाता है, फिर 14 को जाता है और जाकर वहां पर जो गहने हैं उनको देखता है, और 15 तारीख को गहनों को देखने के बाद लूट की घटना को अंजाम देता है। यानी पहले से मन में पूरी साजिश पल रही थी और इसके बाद इस लूट की घटना को अंजाम दिया। लेकिन इस ट्वीट के बाद राजनीति हुई। लेकिन इसके साथ ही एक बात मैं और आपको बता दूं कि ट्वीट में जो चीज़ें लिखी गई और इसके साथ ही जो पुलिस को उसने बताया
वो कहीं भी सत्य होता दिखाई नहीं दिया है जमीन पर। प्रद्युम्न पटेल को कहीं भी ऐसी तंगी दिखाई नहीं दी है जो बिल्कुल। और अगर तंगी थी भी तो कितने जिला अस्पताल है जहां पर इलाज कराया जा सकता है, इसके साथ साथ कोई काम किया जा सकता है। योजनाओं का जिक्र आपने किया, सरकार की तरफ से इतनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका उपभोग किया जा सकता है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश आपका जानकारी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रामपुर के आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में आज उस वक्त हंगामा हो गया जब कॉलेज के करीब 150 छात्रों ने खुद को हॉस्टल में ही बंद कर लिया। कॉलेज के हॉस्टल की सुबह की तो आम दिनों की तरह हुई थी सुबह, लेकिन सुबह 11 बजे दर्जनों भर छात्र हंगामा करते हुए हॉस्टल की छत पर जा पहुंचे। छात्रों का आरोप था कि उन्हें हॉस्टल में अच्छा खाना नहीं मिल रहा और हॉस्टल में मिलने वाली सुविधाएं भी ठीक से नहीं मिल रही। और बाद में किसी तरह समझाने बुझाने पर छात्रों ने अपना प्रदर्शन बंद किया और हॉस्टल की छत से छात्र नीचे उतरे। छात्रों के हंगामे और नारेबाजी की ये तस्वीरें रामपुर के आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज की है, जहां इंटर कॉलेज प्रबंधन उस वक्त सख्ते में आ गया जब कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे करीब 150 छात्रों ने हॉस्टल की बिल्डिंग की छत पर जाकर इंटर कॉलेज मैनेजमेंट के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन और हंगामा कर रहे छात्रों का आरोप है कि आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज के हॉस्टल में खाने पीने की व्यवस्था बेहद खराब है। हालांकि इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना था कि हॉस्टल और कॉलेज में छात्रों को सभी तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं और छात्रों ने खुद ही अपने आप को हॉस्टल के बिल्डिंग में कैद कर लिया था। कैद नहीं है, इन्होंने अपने आप को खुद ही अंदर से ताला लगा लिया है। जी, क्यों लगाया, क्या कारण है? कोई जानकारी नहीं, कोई बता ही नहीं रहे। कोई बात, सुबह योगा करने के लिए बाहर आए हैं, सभी बच्चों ने योगा किया है, उसकी योगा शिक्षक ने योगा कराया है, उसके बाद नाश्ता लेने गए हैं, उसके बाद स्कूल नहीं आए हैं। जब घंटी लगी है तब उनको बुलाने के लिए हम लोग आए हैं, तब उसके बाद से ताला लगा हुआ। हालांकि करीब 5 घंटे तक हंगामे और नारेबाजी के बाद प्रदर्शनकारी छात्रों से रामपुर के जिलाधिकारी ने संपर्क किया और जिला प्रशासन की तरफ से परेशानियां दूर करवाने के आश्वासन मिलने के बाद आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज के छात्रों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और बात राजधानी लखनऊ की, जहां हैरान करने वाला मामला सामने आया है, क्योंकि यहां सबकी आंखों के सामने कार सवार शख्स धोखा देकर फरार हो गया। सीसीटीवी की ये तस्वीरें आपको सकते में डाल देंगी। बिना नंबर वाली गाड़ी है जिसमें अंदर बैठे हैं तेज तर्रार दिमाग वाले शातिर। ये वो धोखेबाज हैं जो सिर्फ 16 सेकंड में 3500 का चूना लगाकर फरार हो गए। सीसीटीवी की ये तस्वीरें लखनऊ कैंट इलाके के वीएम सर्विस स्टेशन पेट्रोल पंप की हैं, जहां कुछ सेकंड की चूक इन पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर भारी पड़ गई। दरअसल बिना नंबर वाली लाल रंग की कार के अंदर बैठे इन शातिरों ने इस कर्मचारी को चूना लगाया है। गौर से इन तस्वीरों को देख लीजिए, कैसे ये कर्मचारी पेट्रोल डाल रहा है। पेट्रोल टैंक फुल करने के बाद कर्मचारी नोजल निकालता है, वहां मौजूद दूसरा शख्स पेट्रोल टैंक को बंद करता है और उसके बाद जो हुआ वो तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। जैसे ही ये कर्मचारी पैसे मांगने के लिए आगे बढ़ता है तो महज 2 से 3 सेकंड के भीतर कार सवार शातिर फरार हो जाते हैं, जिनकी शिकायत पुलिस से की गई है। इन अज्ञात कार सवारों के खिलाफ 35 लीटर से ज्यादा पेट्रोल भरवाकर बिना पैसे दिए भागने का आरोप है, यानी कि लगभग 3500 की धोखाधड़ी का, जिसके बाद अब पुलिस ने इनकी तलाश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब तक आपने चोरी की कई घटनाएं देखी होंगी, लेकिन हम जो दिखाने वाले हैं शायद ऐसी चोरी ना देखी हो। बिल्कुल, ये चोरी थाने से चंद कदम दूरी पर हुई, जिसके बाद पुलिस की गश्त भी सवालों के घेरे में आ गई। बेखौफ चोरों का आतंक देखिए। थाने से चंद कदम दूरी पर चोरी से उठे सवार। रात के अंधेरे में चोरी की ये तस्वीरें जौनपुर की हैं, जहां कार सवार चोर चंद मिनटों में चोरी करते हैं और फरार हो जाते हैं। ये चोरी सोने जवाहरात की नहीं, बल्कि इन चोरों ने नमक की बोरियों पर हाथ साफ किया। ये घटना जौनपुर के शाहगंज इलाके में गल्ला मंडी की है।
जहां कार सवार 2 शख्स नमक की बोरियों पर शातिर तरीके से हाथ साफ करते हैं और एक के बाद एक करीब 6 नमक के कट्टों को लेकर फरार हो जाते हैं। लेकिन इन्हें यह अंदाजा नहीं था कि इनकी करतूत पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही थी। लेकिन सवाल रात में पुलिस की गश्त पर उठ रहे हैं कि आखिर चोरों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए कि पुलिस थाने से कुछ कदम दूरी पर ही चोरी को अंजाम दे दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।